उसमें एक्यूट इंजरी में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइस पैक करना चाहिए। आइस पैक कर लो आप। अगर आप ऑन फील्ड हो आप, तो आपको तुरंत वहाँ मैनेज करना पड़ेगा, आइसिंग करना पड़ेगा, ड्राई नीडल ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। ये आप कोई भी स्पोर्ट पर्सन है या आप जिम में जा रहे हो, तो आप जाके सीधा अगर एक्सरसाइज 10 किलो वेट के साथ करोगे तो आपको स्ट्रेन आना तय है। आपको सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करना है। जिस भी मसल को आप स्ट्रेंथन करने जा रहे हो उसको सबसे पहले वार्म अप करो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिनके छूने से ही लोगों के बड़े से बड़े दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की हीलिंग पावर किसी दवा से कम नहीं होती। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जैसे कि डॉक्टर रजनीश कुमार है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, ड्राई नीडलिंग ट्रीटमेंट, कपिंग ट्रीटमेंट सारा कुछ करता हूँ। जी एडवांस टेक्निक सारी हैं हमारे पास, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सकता है इसकी। जी। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं घर पे काम करती है, जिससे कि उनके नेक में और बैक में पेन होने लग जाता है। तो उस टाइम पे मतलब उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी ये दिक्कतें दूर हो जाए। बेसिकली देखिए, जो फीमेल्स हाउस होल्ड हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा देर स्पून को मूव करती हैं या कपड़े ज़्यादा देर हैंग करती हैं, कपड़े वॉश करती हैं। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अगर फिर भी नहीं ठीक होती हैं तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। जी। सर, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बड़े से लेके छोटे बच्चों तक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो क्या-क्या थेरेपी रहती है? सबकी अलग-अलग प्रोसेस होता है, किस हाँ हिसाब जी, से रहता है? सबकी अलग अलग, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि आप न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी जो होती है वो अलग होती है। उसमें आपका डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और PNF एक टेक्निक है वो होती है। तो हम जो पेशेंट होता है, जो न्यूरोलॉजिकल बच्चा होता है, उसको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। धीरे धीरे उसको बैठना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसकी स्पीच प्रॉब्लम होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट को रेफर करते हैं। तो हम ऐसे सारा प्रोसेस रिहेबिलिटेट करते हैं बच्चों सर, को। कितने टाइम का प्रोसेस रहता है? अगर एक बच्चा डिसेबल है, बिल्कुल जो चल नहीं पा रहा है, तो कितने टाइम में ये वो। देखिए, टाइम को कहना तो मुश्किल है, क्योंकि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उसको प्रॉब्लम क्या है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिस्टिक है, या और कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसे। जी। तो वो सारा डिपेंड करेगा उसकी हिस्ट्री पे और उसके प्रॉब्लम पे। कंडीशन जी। हाँ जी। तो जैसे कि कभी किसी के पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद उसकी सर्जरी करानी पड़ती है या नी नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उस टाइम पे मतलब सर क्या-क्या चीज़ रहती है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है? नी रिप्लेसमेंट में आफ्टर सेकेंड डे से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम नी का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं घुटने की, वो कराते हैं, जिससे पेशेंट की घुटने की मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएं और वो इजीली अपना बैठ पाए, खड़े हो पाएं और चल पाएं। जी। तो सर, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या हो गई जो आपके पास आते हैं लोग लेके कि मेरे को इस चीज़ की दिक्कत हो रही है, और जो बहुत ही लोगों में हो रही है? देखिए, सबसे कॉमन आज के टाइम में नेक पेन और बैक पेन, जो कि ये सारा पॉस्चर की वजह से हो रहा है। जी। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, फ़ोन इवन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड नेक बेंड करके कुछ भी कर रहे हैं, राइटिंग ज़्यादा नीचे झुक के कर रहे हैं, तो हमारी नेक में कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच आता रहता है। स्ट्रेच आते आते स्ट्रेन आने लगता है, तो उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है नेक में। तो सबसे कॉमन आज के टाइम में नेक पेन, और जो लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं उनको बैक पेन की इशू, डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम में। तो जैसे कि सर, लोग जॉब करते हैं तो उनको बैठना ही पड़ता है और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो एक जगह बैठ के ही काम कर सकते हैं। हाँ तो जी। सर, ऐसा वो क्या करे जिससे कि उन्हें ये दिक्कतें ना आए? देखिए, बेसिकली उनको ना अपना पोस्चर सबसे पहले परफेक्ट करना पड़ेगा। पोस्चर में बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको। आपका जो स्क्रीन लेवल है वो आई के लेवल पे होना चाहिए। आपका जो हैंड रिस्ट है वो एलिवेटेड होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए। आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए। और आप जैसे सिटिंग ज़्यादा है तो बैक पेन का इशू हो रहा है, तो आप बीच में कोशिश करें ईच एंड एवरी आवर या 2 आवर में एक बार उठ के थोड़ा वॉक करें, अपने आप को स्ट्रेच करें, जी। देन यू कैन सिट अगेन। जी। तो इससे आप जो बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कभी-कभी स्पोर्ट्स पर्सन को कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि शोल्डर डिसऑर्डर हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा
कि तुरंत वो मतलब एक टाइम होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर नहीं जा पा रहे तुरंत, तो किस चीज़ से वो उस टाइम रिकवर हो जाए? बेसिकली देखिए, कोई भी इंजरी होती है ना स्टार्टिंग में फर्स्ट, तो उसमें एक्यूट इंजरी में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइस पैक करना चाहिए। आइस पैक कर लो आप। अगर आप ऑन फील्ड हो आप, तो आपको तुरंत वहाँ मैनेज करना पड़ेगा, आइसिंग करना पड़ेगा, ड्राई निडल ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा, और टेपिंग होता है, टेप लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो आप मूवमेंट आप वापस स्टार्ट कर सको। और ज़्यादा इंजरी है तो आपको स्किप करना पड़ सकता है। जी, उस टाइम तो हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत वो तो रहती ही उस रहती टाइम है। ज़रूरत पड़ेगी। तो सर ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स के टाइम पे एक अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे? हाँ जी, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो या जी, आपकी अच्छी एकेडमी है तो वहाँ नेसेसिटी है। क्योंकि जो ऑन फील्ड कोई भी गेम हो, उसमें इंजरी ही होनी है। जी, आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, कितना भी बचा लो। आप सपोज दैट एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलिंग कर रहा है, तो उसको शोल्डर में कहीं ना कहीं इंजरी आनी है। या फुट बॉलर है तो उसका एंकल कहीं ना कहीं ट्विस्ट होगा, नी में इंजरी होनी है। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड होना जरूरी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आईसीयू में सर्जरी वगैरह चल रही होती है, तो वो चीज़ तो एक होता ही है कि सर्जन काम कर रहे होते हैं हाँ अपना, जी। लेकिन उस टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है? देखिए, पोस्ट सर्जरी या आईसीयू में आप बात कर रही हैं, तो आईसीयू में पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे चेस्ट में आपके कंजेशन हो गया, तो उसको हम हमारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, और कुछ परकशन हम करते हैं हैंड के थ्रू मैनुअली। उसको हम कफ को एक्सपेक्टोरेट कराते हैं, और उसमें हमारे पास स्पायरोमीटर होता है, उसमें हम पेशेंट को करवाते हैं, तो ताकि उसकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो पेशेंट ब्रीथ कर पाएगा इजीली, रिकवर हो पाएगा इजीली। और फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज ये होता है। सेकेंड स्टेज होता है कि पेशेंट को बेड से उठाना है, जी। बेड से उठा के बैठाना है, बैठा के खड़ा करना है। ये सारा प्रोसेस फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल के सीनियर सिटीजन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके कमर में दर्द हाँ है, जी। कि पैरों में दर्द है, सारी चीज़ें। तो वो ऐसी क्या-क्या चीज़ करें कि जिन्हें आगे जाके ये परेशानियाँ ना हो? देखिए, इसके लिए तो ना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए ओल्ड एज पीपल में। जी। जो बहुत ज़्यादा विग्रस ना करें, नॉर्मल एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज करें, वो मॉडिफाई करें उसको। और हल्की हल्की अपनी स्ट्रेचिंग, हल्की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वॉक करें रेगुलर। तो ये सब एक्सरसाइज करके वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें तो एक्सरसाइज करके ही दूर हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों को क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ़ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, एक मसाज या एक्सरसाइज बता देंगे वो बस, और आगे जाके फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सही हैं कि एक फिजियोथेरेपी बिल्कुल अगर हम कराते हैं तो वो एक मसाज या एक्सरसाइज ही है? नहीं नहीं, ये मसाज थेरेपिस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, ये डिफरेंट है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो है, वो आपकी जो असेसमेंट को पहले में करता है। असेसमेंट आपकी बॉडी को प्रॉपर चेक करता है, और कहाँ किस मसल में इम्बैलेंस हो रहा है, किस पर्टिकुलर रीजन पे प्रॉब्लम आ रही है, उस पे फोकस करते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी पेशेंट आया, उसको चलो जी लेट जाओ, और बस ट्रीटमेंट दिया और ठीक है जी घर जाओ। अगर सर, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो वो हमेशा आपको पहले असेस करेगा। सारी अलग-अलग परेशानियों के लिए अलग-अलग अलग अलग असेसमेंट्स हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है। मशीन्स वगैरह रहती है सर? मशीन्स भी होती हैं हमारे पास, अल्ट्रासोनिक आईएफटी मशीन होती है, टेंस होता है, ट्रैक्शन होता है, एसडब्ल्यूडी होता है, और आपका शॉक वेव थेरेपी होता है। और जो हम करते हैं, हमारा मैनुअल पे ज़्यादा फोकस होता है। मैनुअल से पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। और हम जैसे ड्राई निडलिंग करते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा, ट्रिगर पॉइंट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो सर जैसे कि हम बताते हैं कि एथलीट को रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना चाहिए, तो एक ये रियलिटी है या सिर्फ मिथ है कि? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रियलिटी है ये। जी। ये आप कोई भी स्पोर्ट पर्सन है या आप जिम में जा रहे हो, तो आप जाके सीधा अगर एक्सरसाइज 10 किलो वेट के साथ करोगे, तो आपको स्ट्रेन आना तय है। आपको सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करना है। जिस भी मसल को आप स्ट्रेंथन करने जा रहे हो, उसको सबसे पहले वार्म अप करो। आप उसे हैबिचुअल बनाओ कि हाँ, ये अब आप आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। नहीं तो आपका क्या होता है, मसल रेस्टिंग होती है। आपने सीधे जाके 20 किलो का वेट उठाया और आपने मसल टीयर कर लिया अपना। जी। तो सबसे पहला, जाके आप जिम जा रहे हो तो जिम में, या आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना वार्म अप पे फोकस करिए। देन आफ्टर एक्सरसाइज या आफ्टर स्पोर्ट, यू हैव टू स्ट्रेच इट। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर, बिकॉज ऑफ द कूल डाउन। ओके।
तो मतलब ये सारी चीजें जरूरी होती है, ये रियलिटी ही है। बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। वो तो लोग कहते ही है। सर जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं, तो उस चीज़ का भी इस चीज़ में आगे जाके इफेक्ट पड़ेगा कोई? आपको लगता है कि जो रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो आधे सर्जन्स का काम तो रोबोट्स ही कर देंगे, हाँ जी, तो आपको देखिए लगता है? उसमें भी रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं है कि आधा काम कर रही है, जी। ऑपरेट तो सर्जन ही कर रहे हैं। अब अगर रोबोटिक्स इनकेस आती है फ्यूचर में, कई जगह पे आई भी है सर, तो जी। वो उसमें भी फिजियो ही डील करेंगे उसके साथ। ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया कोई अनप्रोफेशनल और बस काम करना शुरू कर दिया उसमें। जी। तो उसमें भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस और फील्ड पे नई नई टेक्नोलॉजीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन वो अच्छी चीजें हैं, जी। अगर जितनी एडवांस टेक्निक्स होंगी उसमें आपका एफर्ट कम लगेगा, फिजियोथेरेपिस्ट का एफर्ट कम लगेगा, और वो मशीन ज्यादा काम करेंगे। जैसे हम ट्रिगर पॉइंट को पहले हम रिलीज करते थे, तो रिलीजिंग करने में पेन, पेशेंट को भी पेन होता था और फिजियोथेरेपिस्ट के भी स्ट्रेन आता था। और आज के टाइम में जो निडलिंग, ड्राई निडलिंग चल रही है, उसमें पेशेंट को भी पेन कम होता है और फिजियोथेरेपिस्ट का भी एफर्ट कम होता है, तो उससे रिकवरी भी फास्ट होती है। सारी चीज़ों को, पेन को दूर करने को पेन लेके को सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो जैसे कि बहुत सारी लेडीज बताती है कि मतलब डिलीवरी के बाद के इंजेक्शन की वजह से उनके दर्द हो रहा है, तो मतलब किस क्या रीजंस रहते हैं वो सारे? देखिए ये भी मिथ है एक, वो जो इंजेक्शन की बताती हैं पेशेंट, मेरे पास भी कई पेशेंट आई हैं, जी। वो भी कंप्लेन करती हैं कि सर मेरे डिलीवरी हुआ था, उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद से ही पेन है मेरे को। लेकिन वो मिथ है। और जो भी पेशेंट को पेन होता है वो बैड पोस्चर की वजह से होता है। आप प्रेगनेंसी में आपका पोस्चर बिल्कुल खराब हो जाता है, जी। आपका नेक फॉरवर्डेड हो जाता है, बैक लॉर्डोटिक हो जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, टमी आगे की तरफ होता है, जी। लोड होता है यहाँ पे। तो ये सारी मसल्स आपकी बैक वाली खींचती हैं, पीछे नेक की मसल्स इम्बैलेंस हो जाती हैं, सारा इम्बैलेंस हो जाता है पोस्चर आपका, उसकी वजह से आपका बैक पेन स्टार्ट होता है। देन आप जब फीडिंग पे आते हो, फीडिंग पे बेबी को लेके आप जी। कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड नेक ऐसे करके बैठते हो और आपका पोस्चर बिल्कुल बेंड होता है, स्लाउज पोस्चर में बैठते जी। हो आप। तो अगर आप स्लाउज पोस्चर में नॉर्मल किसी पर्सन को भी अगर आप 8-8 10-10 घंटे बिठाओ, तो उसे भी बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक तो मिथ है। ये मिथ है इंजेक्शन तो का। सर जैसे कि आपने बताया कि डिलीवरी के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है, हाँ जी। तो प्री प्रेगनेंसी भी मतलब सारी चीजें हाँ टाइम जी, पे जरूरत रहती है? प्री नेटल भी फिजियो होती है और पोस्ट नेटल भी होती है। पोस्ट नेटल में सारा एक्सरसाइजेज वगैरह होता है इनका, हम सारा बनाते हैं एक चार्ट उनका, प्री नेटल का, पोस्ट नेटल दोनों का। तो सारी चीज़ों में जैसे कि सर आजकल सर्वाइकल की दिक्कत देखते हैं हम लोगों हाँ में जी। कि आए दिन सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, तो उसको फिजियोथेरेपी द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है? सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखिए कई बार सब जरूरी नहीं है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ही केस हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो केवल ट्रिगर पॉइंट पेन की वजह से उनको पेन होता है, सेम सर्वाइकल वाला पेन होता है, जी। लेकिन पेशेंट को अब और कोई फिजियोथेरेपिस्ट कई बार नहीं डायग्नोज सही कर पाते हैं और उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही लगती है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रिगर पॉइंट मसल्स के अंदर बन जाते हैं, नोट्स से टाइट नोट होते हैं। तो उसकी वजह से जब आप के ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा अंदर मसल्स में, तो उसमें पूरा एरिया इन्फ्लैम होगा और उसकी वजह से आपका हेडेक, हैंड में पेन, चेस्ट में पेन, बैक ऑफ में पेन आएगा। तो उससे आप नेडलिंग वगैरह करके जल्दी हील हो सकता है। सर्वाइकल की केसेस भी होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के एक्यूट केसेस जो होते हैं वो स्टार्टिंग एज में होते हैं, जैसे लाइक 20-30s के एज में, और एक होता है स्पॉन्डिलोसिस वो थोड़ा 40 ईयर्स के बाद में होता है। तो वो सारा डिफरेंशिएट हम करते हैं असेसमेंट के थ्रू। ओके। सर आखिर में जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि हाउस वाइफ्स को ये बैक पेन नेक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा हाँ होती जी। है, जो जॉब कर रहे होते हैं वो पोस्चर की वजह से रहता है, तो ऐसी चीज़ें कौन सी चीज़ें अवॉइड करें कि उन्हें ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल है पॉस्चर का। आप अगर पॉस्चर अपना ठीक रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, गलत तरीके से नहीं लेटेंगे, गलत तरीके से नहीं बैठेंगे। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि सोफे पे बैठते हैं, एक साइड ऐसे टर्न करके बैठते हैं, तो बैक पेन आना तय है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। तो आप सबसे पहला तो पॉस्चर पे फोकस करें कि आपका पॉस्चर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आपको पेन स्टार्ट हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में दिखाइए तुरंत, नहीं तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पेन बढ़ेगा, एग्रीवेट होगा।
फिर कई बार नेक पेन की वजह से चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस जिसे हम बोलते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए अपनी डेली रूटीन में, वॉक जरूर रखिए, वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए। पानी आप अगर कम पी रहे हैं तो मसल आपकी डिहाइड्रेटेड रहेंगी। जी। पानी आपका कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे होना चाहिए। तो सर वॉक का कितना इफेक्ट पड़ता है, मतलब एक हेल्दी लाइफ के लिए? हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक। वॉक करिए, आप जॉगिंग करिए। कितने स्टेप्स होने चाहिए हमारे एक दिन में? स्टेप्स अप्रोक्सीमेटली आप कर सकती हैं 3 to 4 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कई लोग 5 किलोमीटर भी करते हैं। वो आपकी टेंडेंसी है के ऊपर होता है जी। कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितनी देर वॉक कर सकते हैं। ओके सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना थैंक यू। थैंक यू सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।